नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो पहली नज़र में शायद थोड़ा सूखा और प्रशासनिक लगे, लेकिन ये हजारों रेल कर्मचारियों के लिए उनकी दुनिया बदलने वाला है। बिल्कुल, ये कहानी है कि कैसे नक्शे पर खींची गई एक नई लकीर किसी के घर, करियर और भविष्य पर सीधा असर डालती है। हमारे पास भारत सरकार के रेल मंत्रालय का एक सर्कुलर है जिसकी तारीख है 2 दिसंबर 2025 और ये भारतीय रेलवे के नक्शे को आप कह सकते हैं फिर से बनाने की बात करता है। एक बिल्कुल नया रेलवे जोन बनाया जा रहा है, साउथ कोस्ट रेलवे यानी एस्कोर, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। हाँ, और साथ ही एक नया डिवीजन रायगढ़। तो चलिए इस प्रशासनिक भाषा के पीछे छिपे मानवीय पहलुओं और रणनीतिक दांवपेच को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जब भी भारतीय रेलवे जैसा कोई विशाल संगठन पुनर्गठन करता है तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी होता होगा। हाँ, और आर्थिक भी। ये दस्तावेज उस बदलाव की पहली ईंट है। यह हमें बताता है कि रेलवे न केवल अपनी परिचालन दक्षता के बारे में सोच रहा है, बल्कि इस प्रक्रिया में शामिल हजारों कर्मचारियों की जीवन के बारे में भी सोच रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े बदलाव के बनावट को समझते हैं। ये नया साउथ कोस्ट रेलवे जोन SCR आखिर बन कैसे रहा है? दस्तावेज कहता है कि साउथ सेंट्रल रेलवे SCR से 3 डिवीजन लिए जाएंगे, विजयवाड़ा, गुंटकल और गुंटूर। जी, लेकिन यहाँ पर एक पेच है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। आप वॉल्टियर डिवीजन के बंटवारे की बात कर रही है? हाँ बिल्कुल, मौजूदा वॉल्टियर डिवीजन को मतलब जस का तस नए जोन में डालने के बजाय उसे 2 हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। एक हिस्सा जो कि विशाखापट्टनम है, वो नए SCR जोन का हिस्सा और मुख्यालय बनेगा, और दूसरा हिस्सा एक बिल्कुल नया डिवीजन बन रहा है, रायगढ़। और मजे की बात यह है कि ये नया रायगढ़ डिवीजन पुराने जोन यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे में ही रहेगा। हाँ, ई-कोर में। ये थोड़ा उलझा हुआ नहीं लगता? इसे 2 हिस्सों में तोड़ने के पीछे क्या कोई खास वजह हो सकती है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर रेलवे की रणनीतिक सोच दिखती है। देखिए, वॉल्टियर डिवीजन का भूगोल बहुत विविध है। अच्छा? विशाखापट्टनम और उसके आसपास का इलाका बंदरगाह, यात्री यातायात और तटीय गतिविधियों का केंद्र है, जो नए साउथ कोस्ट रेलवे की पहचान से मेल खाता है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर रायगढ़ और इससे जुड़ा हिस्सा ओडिशा के भीतरी इलाकों में है और वहां माल ढुलाई, खासकर खनिजों की ढुलाई का काम बहुत ज्यादा होता है, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे की विशेषज्ञता है। सही पकड़ा आपने। तो डिवीजन को तोड़कर रेलवे ने हर हिस्से को उस जोन के साथ रखा है जिसके परिचालन से वो सबसे ज्यादा मेल खाता है। ये एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाले सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं, बल्कि काम की प्रकृति के आधार पर किया गया एक तार्किक बंटवारा है। ये तो साफ हो गया। अब आते हैं सर्कुलर के दिल पर, यानी कर्मचारी। जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्कुलर का पूरा जोर नॉन गेजेटेड कर्मचारियों से विकल्प यानी ऑप्शन मांगने पर है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कर्मचारियों से पूछा जा रहा है, उनका जबरदस्ती तबादला नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अगर हम एक कर्मचारी की एक नज़र से देखें तो ये फैसला लेना कितना मुश्किल होगा। ये बहुत ही जटिल और व्यक्तिगत फैसला है। विकल्प शब्द सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े जीवन के बदलाव छिपे हैं। जैसे मान लीजिए आप वॉल्टियर डिवीजन में 15 साल से काम कर रहे हैं। आपके बच्चे वहां के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपका परिवार वहां बस चुका है। अब आपके सामने विकल्प है कि आप नए रायगढ़ डिवीजन में जाते हैं या फिर एस्कोआर के विशाखापट्टनम मुख्यालय में जाने के लिए आवेदन करते हैं। एक तरफ नए जोन में करियर की नई संभावनाएं हो सकती हैं, शायद प्रमोशन जल्दी मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपको अपना पूरा जीवन उखाड़कर एक नई जगह पर ले जाना होगा। और ये सब कुछ ऑनलाइन HRMS पोर्टल के जरिए होगा। उन्हें अपना फैसला देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया है। क्या ये पर्याप्त समय है? देखिए, 4 हफ्ते एक मानक समय सीमा है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी हड़बड़ी में कोई फैसला न लें। अच्छा। वो अपने परिवार से बात कर सकते हैं, सहकर्मियों से सलाह ले सकते हैं, और HRMS का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है। हर आवेदन का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। तो ये तो साफ है कि ये एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हजारों लोग आवेदन कर दें और पद सीमित हों, तो रेलवे ये कैसे तय करेगा कि किसे चुनना है? हाँ, यहीं पर इनकी प्राथमिकता प्रणाली काम आती है। दस्तावेज में एस्कोएच मुख्यालय और रायगढ़ डिवीजन दोनों के लिए 3-3 प्राथमिकताओं का जिक्र है। जी,
और इस प्राथमिकता प्रणाली का तर्क बहुत स्पष्ट है। चाहे एसकोएच मुख्यालय हो या रायगढ़ डिवीजन, सिद्धांत एक ही है। क्या है वो? स्थानीय अनुभव को पहली प्राथमिकता। इसे थोड़ा और समझाएंगे? जैसे एससी और मुख्यालय के मामले में पहली प्राथमिकता साउथ सेंट्रल और ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय में काम कर रहे लोगों को दी जा रही है। बिल्कुल। सोचिए, आपको एक नया जोन मुख्यालय खड़ा करना है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो पहले से ही मुख्यालय के काम करने के तरीके, फाइल वर्क और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझते हों, जो रेलवे बोर्ड के साथ समन्वय कर सकें। हाँ, एससीआर और इकोआर के मुख्यालय के कर्मचारी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि नया जोन उन्हीं के हिस्सों से बन रहा है। उन्हें लाने से एससीआर मुख्यालय पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देगा। ये एक तरह से एक नई कंपनी में अनुभवी मैनेजरों को लाने जैसा है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि यह एक सुचारू प्रक्रिया है, लेकिन मुख्यालय के अनुभवी कर्मचारी अक्सर अपने मौजूदा शहर जैसे सिकंदराबाद में अच्छी तरह बस चुके होते हैं। सही बात है। उन्हें विशाखापट्टनम में स्थानांतरित होने के लिए मनाना एक बड़ी एचआर चुनौती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस विकल्प प्रणाली की सबसे बड़ी परीक्षा है। रेलवे को विशाखापट्टनम को एक आकर्षक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। शायद वहां बेहतर सुविधाएं हो या करियर की ग्रोथ तेज हो। ये देखना दिलचस्प होगा। हाँ, और यही तर्क रायगढ़ डिवीजन पर भी लागू होता है। वहां पहली प्राथमिकता वाल्टियर डिवीजन के कर्मचारियों को दी गई है। हाँ, क्योंकि रायगढ़ डिवीजन वाल्टियर से ही बन रहा है, तो वहां के लोग उस इलाके की पटरियों, स्टेशनों और स्थानीय चुनौतियों को किसी और से बेहतर समझते हैं। जी। लेकिन इससे एक और सवाल उठता है, क्या ये स्थानीय को प्राथमिकता देने वाली नीति एक बंद व्यवस्था बनाने का जोखिम नहीं पैदा करती? अच्छा सवाल है। एक नए जोन या डिवीजन में पूरे भारत से नई प्रतिभा और नए विचारों को लाने का भी तो फायदा हो सकता है। ये एक क्लासिक दुविधा है, निरंतरता बनाम नयापन। रेलवे ने यहाँ निरंतरता को चुना है, कम से कम शुरुआती चरण में। अच्छा। उनका लक्ष्य है कि बदलाव के दौरान ट्रेनों का संचालन और सुरक्षा प्रभावित न हो। एक बार जब डिवीजन और जोन स्थिर हो जाएंगे तो सामान्य स्थानांतरण और भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पूरे भारत से लोग वैसे भी आएंगे। लेकिन नींव रखने के लिए वे उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं जो जमीन को जानते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि कौन आवेदन कर सकता है और किसे प्राथमिकता मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। सर्कुलर में कहा गया है कि संबंधित जोन को 15 दिनों के अंदर एक ड्राफ्ट नोटिस बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजना होगा। ये तो काफी तेज रफ्तार है। हाँ, ये दिखाता है कि रेलवे बोर्ड इस मामले में कोई देरी नहीं चाहता। लेकिन इससे भी ज्यादा आकर्षक बात यह है कि उन्हें इस काम के लिए एक टेम्पलेट इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। टेम्पलेट? कैसा टेम्पलेट? नॉर्दर्न रेलवे द्वारा जम्मू डिवीजन के गठन के समय जारी किया गया एक पुराना नोटिफिकेशन। ये दिलचस्प है। एक टेम्पलेट का उपयोग करना प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, पर जम्मू एक पहाड़ी, रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और साउथ कोस्ट रेलवे एक तटीय, बंदरगाह केंद्रित और औद्योगिक जोन है। हाँ, तो क्या यहाँ एक साइज सब पर फिट हो जाएगा? क्या इस टेम्पलेट का इस्तेमाल बाद में कोई समस्या पैदा कर सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। देखिए, यहाँ टेम्पलेट का मतलब प्रक्रियात्मक समानता से है। मतलब? जैसे कि नोटिस की भाषा कैसी होगी, कानूनी अस्वीकरण क्या होंगे, आवेदन कैसे मांगे जाएंगे, ये सब। ये सुनिश्चित करता है कि हर बार नया जोन बनाते समय पहिए को फिर से ना बनाना पड़े। अच्छा, तो ये सिर्फ ढांचे के लिए है? बिल्कुल। जहां तक कर्मचारियों की संख्या, उनके ट्रेड और उनकी विशिष्ट जरूरतों का सवाल है, वो सब कुछ एससीओआर और ईसीओआर को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ही तय करना होगा। टेम्पलेट सिर्फ बाहरी ढांचा है, अंदर का सामान तो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ही भरा जाएगा। इसी दस्तावेज में एक और चीज का जिक्र है, कैडर क्लोजिंग डेट। ये क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसमें लिखा है कि ये तारीख नोटिफिकेशन से 1 साल बाद या सभी पदों के भर जाने पर जो भी पहले हो मानी जाएगी। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया को एक समय सीमा में बांधता है। इसका मतलब है कि ये विकल्प वाली खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी, ताकि एक अनिश्चितता की स्थिति न बनी रहे। जी। 1 साल के बाद एससीओआर और रायगढ़ अपने अपने कर्मचारी कैडर को अंतिम रूप दे देंगे और एक सामान्य जोन या डिवीजन की तरह काम करने लगेंगे। सर्कुलर में एक और लाइन है जो थोड़ी कानूनी और कह सकते हैं डरावनी लगती है, ड्यू डिस्क्लेमर्स रिगार्डिंग लैक ऑफ वेस्टेड राइट्स एटसेट्रा। इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है,
आवेदन करने का अधिकार चुने जाने का अधिकार नहीं है। अच्छा। रेलवे ये साफ कर रहा है कि सिर्फ इसलिए कि आपने विकल्प चुना है या आप प्राथमिकता सूची में ऊपर हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको वो पद मिल ही जाएगा। तो ये एक तरह से शर्तें लागू जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अंतिम चयन रेलवे की जरूरतों, आपकी वरिष्ठता और अन्य मानदंडों पर आधारित होगा। ये कर्मचारियों में थोड़ी चिंता तो पैदा करता होगा। आप एक बड़ा फैसला ले रहे हैं लेकिन आपको अंतिम परिणाम का पता नहीं है। बिल्कुल। ये एक जरूरी कानूनी बचाव है, लेकिन ये मानवीय स्तर पर अनिश्चितता पैदा करता है। यही वजह है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों, आशंकाओं और करियर की योजनाओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना है। सही कहा आपने। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने देखा कि कैसे एक सरकारी सर्कुलर के पन्नों के जरिए भारतीय रेलवे में एक बड़े बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। ये सिर्फ एक नया जोन और डिवीजन बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये ऑपरेशनल दक्षता, कर्मचारी कल्याण और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन साधने की एक जटिल कोशिश है। ये दस्तावेज वास्तव में कह सकते हैं बर्फ की चट्टान का सिरा मात्र है। यह हमें क्या और कैसे तो बताता है, लेकिन असली चुनौती क्यों और आगे क्या में छुपी है। ये दिखाता है कि एक विशाल संगठन कैसे योजना बनाता है, अपने पिछले अनुभवों से सीखता है, जैसे जम्मू डिवीजन का टेम्पलेट। हाँ, और तकनीक का उपयोग करके एक बड़े बदलाव को जमीन पर उतारने की कोशिश करता है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने जम्मू डिवीजन के टेम्पलेट की बात की, लेकिन क्या हमने सोचा कि तटीय आंध्रा और ओडिशा में एक जोन चलाने की चुनौतियां जम्मू से कितनी अलग होंगी? बहुत अलग होंगी। यहाँ चक्रवातों से रेलवे लाइनों को बचाने की चुनौती है, बंदरगाहों से आने जाने वाले माल के लिए 24 घंटे काम करने का दबाव है, और साथ ही एक बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र में यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल। ये सर्कुलर तो एक शुरुआत है। इस नए जोन की असली परीक्षा तब होगी जब पहली मानसून की बारिश में पटरियों पर पानी भर जाएगा, या जब किसी बंदरगाह पर अचानक माल का अंबार लग जाएगा। इस जोन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये इन स्थानीय चुनौतियों से कैसे निपटता है, न कि सिर्फ इस पर कि सर्कुलर के नियमों का कितनी अच्छी तरह पालन किया गया है।